हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्ट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कच्चा थीऊ द्वीप और बांग्लादेश के 111 गांव। यानी कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश को 2015 में जो 111 गांव दिए हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है और कच्चा थीऊ द्वीप की क्या हिस्ट्री है, इन दोनों को हम बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं कच्चा थीऊ द्वीप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्चा थीऊ द्वीप जो है, ये भारत और श्रीलंका इन दोनों के बीच में एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है और हाल फिलहाल में इसको और भी ज़्यादा उठाया जा रहा है, क्योंकि अब 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। और आपको पता ही है कि ऐसा कोई भी यदि मुद्दा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है, तो सरकार चाहे कोई भी हो उसको एक राई का पहाड़ बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत करती है। तो हमें बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष तरीके से इस वीडियो को देखना है और विचार करना है कि कौन से सौदे में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर हमें किसी का भी कोई पक्ष नहीं लेना है, ठीक है। ये फैसला आपका है कि आप किसको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारे वीडियो हम शुरू करते हैं। कच्चा थीऊ द्वीप जो है ये पाक जल डमरू में स्थित है और पाक जल डमरू जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत ही बड़ा समुद्री मार्ग है। यानी कि एक ऐसा समुद्री मार्ग है जो कि इधर से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को आपस में जोड़ता है। कच्चा थीऊ द्वीप की विशेषता ये है कि ये रामेश्वरम जो है, ये देखिए, ये भारत का तमिलनाडु का रामेश्वरम है। रामेश्वरम से इसकी दूरी पड़ती है 19 किलोमीटर। और श्रीलंका का जो जाफना है, ये देखिए, ये है जाफना, यह है जाफना। जाफना से इस कच्चा थीऊ द्वीप की जो लोकेशन है वो पड़ती है 16 किलोमीटर। यानी कि इसकी डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो होगी डिस्टेंस की बात की कहाँ से कितनी डिस्टेंस है। तो भारत से ये 19 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और श्रीलंका से ये 16 किलोमीटर की। अब ये आइसलैंड का जो निर्माण है, इस आइलैंड का निर्माण किस तरह से हुआ है? इस आइलैंड का निर्माण हुआ है 14वीं शताब्दी में। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका निर्माण हुआ है। किसके कारण हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ठीक है। कच्चा थीऊ द्वीप जो है ये ज्वालामुखी से बना है। अब श्रीलंका की वेबसाइट पर आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि ये जो कच्चा थीऊ द्वीप है ये 285 यानी कि 285 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसकी जो टोटल जमीन है वो है 285 एकड़। और ये भारत और श्रीलंका के बीच ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है पाक जल डमरू, यानी कि पाक जल संधि। और पाक जल संधि का नाम जो है ये एक अंग्रेज गवर्नर थे, मद्रास के अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वो मद्रास के गवर्नर थे 1755 से 1763 तक ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। और इन्हीं के नाम पर, रॉबर्ट पाक के नाम पर ही इस स्ट्रेट का नाम पाक जल संधि रखा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी ऐतिहासिक जानकारी कि इसका नाम किस तरह से पड़ा है और इसका निर्माण किस तरह हुआ। ये 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला एक आइलैंड यानी कि द्वीप है, ठीक है। और जाफना से ये ज्यादा करीब है, जबकि भारत के जो रामेश्वरम है उससे ये थोड़ा फालतू डिस्टेंस रखता है, यानी कि 19 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अब इसके कौन कौन से राजाओं ने इस पर शासन किया है? तो सबसे पहले 17वीं सदी में एक राजा थे रघुनाथ देव किलावन, ठीक है। ये अपने आप को रामनद साम्राज्य के राजा के रूप में स्थापित कर लेते हैं, मतलब ये रामनद के राजा बन जाते हैं। अब रामनद के राजा बनने के कारण ये कच्चा थीऊ पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। बाद में 1902 में यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। अब ब्रिटिश हुकूमत जो है इस पर अधिकार तो कर लेती है, लेकिन रामनाथपुरम जो साम्राज्य था, रामनाथपुरम साम्राज्य को ये पट्टे पर दे देती है और यहाँ के लोगों से क्या करवाती है? माल गुजारी करवाती है। यानी कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं इसको कब्जे में कर लेते हैं 1902 आते आते, ठीक है। और बाद में इसको रामनाथपुरम जो साम्राज्य है उसी को पट्टे पर दे देते हैं और बाद में यहाँ के लोगों से काम करवाते हैं, यानी कि माल गुजारी करवाते हैं। अब बाद में 1913 का समय आता है।
अब 1913 के समय में भारत की उस समय की जो सरकार थी वो थी ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार यानी कि भारत सरकार और रामनाथपुरम के जो राजा है उसके बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते में कहा जाता है कि ये जो कच्चाथीऊ द्वीप है, इस द्वीप पर श्रीलंका का अधिकार नहीं है, पूरा का पूरा भारत का अधिकार है। ठीक है, रामनाथपुरम जो राजा है उनको कह दिया जाता है कि इस पर केवल भारत का अधिकार है, न कि आपका अधिकार है। तो इस तरह से ये 1913 में कच्चाथीऊ द्वीप पर होने वाला अंग्रेजों और रामनाथ साम्राज्य के बीच में पहला समझौता था। अब 19वीं सदी तक रामनाथ साम्राज्य का इस पर अधिकार रहता है। ठीक है, तो इस तरह 1902 के आसपास अंग्रेज और रामनाथपुरम के बीच में एक समझौता हो जाता है। और जो रामनाथपुरम के राजा है, 1902 नहीं, 1913 में भारत सरकार और रामनाथपुरम के राजा के बीच में समझौता हो जाता है और राजी हो जाते हैं कि ये जो कच्चाथीऊ द्वीप है ये श्रीलंका की जगह भारत का हिस्सा है, वो मान भी जाते हैं। लेकिन अब आता है दौर 1921 का। 1921 में भी भारत पर किसका राज्य था, किसका राज था? ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो अब भारत और श्रीलंका के बीच में वापस से विवाद उठकर खड़ा होता है। अब उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों ने इसका कोई भी इलाज नहीं किया, यानी कि इस विवाद को इसी तरह से छोड़ दिया और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ये विवाद जो है कच्चाथीऊ का विवाद, ये धीरे धीरे और भी समय के साथ गहरा होता जाता है। पहले क्या था, इसमें रामनाथ साम्राज्य के साथ जब समझौता किया गया था तब कहा गया था कि जो भारत के मछुआरे हैं वो भी यहाँ पर अब मछलियां पकड़ सकते हैं और यहाँ पर अपना जाल जाकर सुखा सकते हैं, क्योंकि ये जो कच्चाथीऊ द्वीप है ये एक बहुत ही वीरान द्वीप था। ठीक है, और भारत से केवल 19 किलोमीटर की दूरी होने के कारण भारत के जो रामेश्वरम है, यहाँ से हमने देखा कि ये रामेश्वरम से 19 किलोमीटर की दूरी पर है और जाफना से 16 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोनों देशों के बीच का एक ऐसा जोड़ है जो दोनों को आपस में जोड़े हुए है और यही एक विवाद का कारण बन गया। अब देखते देखते क्या हुआ, 1921 का समय आया तो विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया और इसके कारण दोनों देशों के जो मछुआरे हैं इनको लेकर आपस में विवाद बढ़ता गया। श्रीलंका को भारतीय मछुआरों का इस क्षेत्र में आकर मछली पकड़ना और यहाँ पर आकर जाल सुखाना अच्छा नहीं लगता था। इसके कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कई बार इसको भारत के द्वारा उनकी जो सॉवरेनिटी है यानी कि उनकी जो सीमा है उसमें हस्तक्षेप बताया। अब बात आती है इंदिरा गांधी के समय की, यानी कि जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है। ये देखिए, ये है कच्चाथीऊ आइलैंड। अब समय आता है 1974 से 1976 का। ये वो समय था जब भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और इधर श्रीलंका की पीएम थी, महिला थी श्रीलंका की पीएम भी, जिनका नाम था सिरिमाव भंडारनायके। क्या नाम था? सिरिमाव भंडारनायके। और इधर थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी प्रस्तुत हुई और श्रीलंका की तरफ से भंडारनायके। इन दोनों ने 4 समुद्री जल समझौते किए। कितने समझौते किए? 4 समुद्री जल समझौते किए। और इसका जो भारत की तमिलनाडु सरकार है उसने विरोध किया कि भारत जो है वो श्रीलंका को ये द्वीप देकर अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत का इसके साथ एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। भारत के रामनाथ साम्राज्य का इस पर ऐतिहासिक अधिकार रहा है, जिसके कारण हम इसको श्रीलंका को नहीं दे सकते। मतलब तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया। और उस वक्त तमिलनाडु के जो सीएम थे वो थे एम करुणानिधि। ठीक है, तो भारत ने, इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ समझौता किया, 4 जल समझौते किए। इसमें कहा गया कि जो भारतीय मछुआरे हैं, भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर मछली पकड़ सकते हैं, यानी कि मछली पकड़ने की इजाजत दे दी गई। साथ ही यहाँ पर जाल भी सुखा सकते हैं। ठीक है, ये समझौता हुआ इंदिरा गांधी और सिरिमाव भंडारनायके के बीच में। ठीक है, और बाद में भारत ने एग्रीमेंट पर साइन करके ये कच्चाथीऊ द्वीप जो है ये श्रीलंका को सौंप दिया। बाद में तमिलनाडु के सीएम रहते हैं, तमिलनाडु के सीएम होते हैं एम करुणानिधि। एम करुणानिधि इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखते हैं
कि ये जो कच्चा थीव द्वीप आपने श्रीलंका को दिया है, ये आपने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने वो जो सारी हिस्ट्री इसके ऊपर थी वो सारी इंदिरा गांधी को लेटर में लिख के बता दी। लेकिन बाद में होता क्या है, 15 साल बाद इंदिरा गांधी इनकी बात नहीं मानती है। 15 साल बाद यानी कि 1991 में तमिलनाडु की सरकार एक प्रस्ताव लेके आती है। राज्य सरकार जो है विधानसभा में, राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आती है और कच्चा थीव आइलैंड जो है इसको वापस लाने की मांग करती है। ठीक है, ये 15 साल बाद इस तरह की एक्टिविटी की जाती है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और उस समय क्या था, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, यानी कि जो लिट्टे था, LTTE, लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में आपस में तनाव चला हुआ था। और इस कारण जो भारतीय मछुआरे हैं ये कच्चा थीव द्वीप पर जाते रहते थे, यानी कि मछली भी पकड़ते थे और जाल भी सुखाते थे, क्योंकि गृह युद्ध में उनका ध्यान जो है इन मछुआरों की ओर नहीं बना। लेकिन जैसे ही जो LTTE कमजोर होती है, बाद में श्रीलंका अपनी बाड़ेबंदी शुरू कर देती है। ठीक है, 2008 में आती हैं जयललिता तमिलनाडु से। ठीक है, जयललिता, ये जयललिता जो हैं, ये जो समझौता हुआ था 1974 और 1976 के समय के बीच में, उस समझौते को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती हैं कि ये जो कच्चा थीव द्वीप श्रीलंका को दिया गया है, ये समझौता सुप्रीम कोर्ट से रद्द करवाने के लिए वो एक याचिका लगाती हैं। ठीक है, ये 2008 की बात है। अब 2009 में जो लिट्टे समूह था जो श्रीलंका की सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा था, वो कमजोर हो जाता है। बाद में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो कच्चा थीव द्वीप की भी बाड़ेबंदी करना शुरू कर देती है। ये देखिए, यहाँ से केवल 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, जब यहाँ से गृह युद्ध चल रहा था तो गृह युद्ध के समय भारतीय मछुआरे इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर चले जाते थे। लेकिन जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ तो श्रीलंका ने अपनी बाड़ाबंदी करनी शुरू कर दी, यानी कि सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी। ठीक है, और कच्चा थीव द्वीप को भी अपने अंडर में लेकर, क्योंकि वो 1974 का जो एग्रीमेंट था उसको लेकर चल रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी खारिज नहीं किया गया था। ठीक है, तो अब श्रीलंकन गवर्नमेंट इसको एक तरह से सिक्योर करने में लग जाती है। बाद में श्रीलंका की तरफ से एक आदेश आता है कि यदि भारतीय मछुआरे इस कच्चा थीव द्वीप पर आते हैं तो हम उनको एक तरह से क्या है, उनको घुसपैठ नहीं करने देंगे, यानी कि उनकी आवाजाही पर क्या लगा देती है, रोक लगा देती है। श्रीलंकन गवर्नमेंट कहते हैं कि ये हमारी सीमा में एक तरह से क्या है, घुसपैठ है। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो भारतीय मछुआरे हैं इनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालने लग जाती है। अब 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है। 2014 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि ये जो कच्चा थीव द्वीप है ये श्रीलंका का नहीं है, ये भारत का है। ये डिमांड की जाती है याचिकाकर्ता द्वारा। तब मद्रास हाई कोर्ट का स्टैंड आपको सुनना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा, हमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होते हैं हमें उन पर फोकस करना है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ उस याचिकाकर्ता को ये फैसला सुनाया कि ये जो कच्चा थीव द्वीप है इस पर भारत का कोई अधिकार नहीं है, ये केवल श्रीलंका का है। और यदि भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में जाते हैं तो वो श्रीलंका की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं, यानी कि वो एक इलीगल कार्य कर रहे हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो याचिका थी कच्चा थीव द्वीप को वापस लाने की, उसको खारिज कर दिया जाता है और श्रीलंका के सपोर्ट में क्या दे दिया जाता है, फैसला दे दिया जाता है। तो कच्चा थीव द्वीप मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा श्रीलंका का हिस्सा मान लिया जाता है। और साथ ये भी कहा जाता है कि कच्चा थीव द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है, यानी कि इसमें कोई तीन पाँच करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐतिहासिक फैसला बन चुका है जो कि भारत के पीएम और श्रीलंका के पीएम के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको कोई खारिज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो श्रीलंका है वो भी अपने स्टैंड पर बना हुआ है और भारत की जो कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट ने भी श्रीलंका के पक्ष में ही फैसला दिया है और कहा कि भारत के मछुआरे यदि इस क्षेत्र में जाते हैं तो उनको इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो मद्रास हाई कोर्ट का स्टैंड था। अब 2023 यानी कि पिछली साल 2023 में ये मुद्दा फिर से उठता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति होते हैं रानिल विक्रमसिंघे।
रानिल विक्रमसिंघे जब दिल्ली की दौरे पर आ रहे होते हैं तो तमिलनाडु की सीएम होते हैं M.K. स्टालिन। वो जल्दी से एक पत्र लिखकर किसको देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। M.K. स्टालिन जल्दी से पत्र लिखकर दिल्ली में बैठे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हैं कि ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, आप इससे कच्चाथीऊ द्वीप को लेकर बात कीजिए, यानी कि ये द्वीप हमारा है और इस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए। तो उस समय जो रानिल विक्रमसिंघे हैं उन्होंने साफ कह दिया कि ये श्रीलंका का द्वीप था, है और रहेगा। यदि भारतीय मछुआरे वहां पर आते हैं तो उनको गोली मार दी जाएगी, यानी कि ये उनका एक साफ स्टैंड था श्रीलंका का इस कच्चाथीऊ द्वीप को लेकर। ठीक है, वो साफ कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे तो आप अपने समुद्री क्षेत्र में रहिए और हमें हमारे समुद्री क्षेत्र में रहने दीजिए, ताकि किसी तरह का कोई विवाद जो है वो दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे। ठीक है, अब 2024 में ये मुद्दा वापस से उठ के आया। आपको पता ही है कि हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाले हैं और इस तरह के मुद्दों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि जनता का जो ध्यान है वो वास्तविक मुद्दों से हटकर इस तरह के मुद्दों पर लग जाए जिनका शायद उनसे कोई सरोकार भी नहीं होता, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो एक आम नागरिक के बस की बात नहीं है। जो समझौते हो चुके हैं वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट देखने को बैठी है। इस तरह के जो निर्णय हैं वो सरकार के हाथ में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस तरह की न्याय व्यवस्था हमारे देश में संविधान द्वारा की गई है। तो हमें एक यूथ के तौर पर बिना किसी सरकार का पक्ष लिए निष्पक्ष तरीके से इस मुद्दे के बारे में सोचना है। तो ये था कच्चाथीऊ द्वीप की कहानी। अब बात करते हैं कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में, यह है बांग्लादेश। ठीक है, हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। सोलह दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म होता है। ठीक है, अब उस समय भारत और बांग्लादेश में गांवों को लेकर, गांवों की अदला बदली को लेकर एक मामला चल रहा था कि कौन से गांव भारत को मिलने चाहिए और कितने गांव बांग्लादेश को मिलने चाहिए। ठीक है, तो 2015 में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये 51 गांव तो भारत के लिए रखते हैं और 111 गांव जो है वो बांग्लादेश को दे देते हैं। अब ये कहानी क्या है इसके पीछे की, गांवों के बंटवारे को लेकर। ठीक है, गांवों के बंटवारे को लेकर जो विवाद है वो आज का नहीं है, 52 साल पुराना है। 52 साल पुराना विवाद है। 16 मई 1974। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में एक पहला समझौता होता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इतनी एकड़ जमीन भारत को मिलेगी और इतना एकड़ जमीन जो है वो बांग्लादेश को दी जाएगी। यानी कि गांवों की अदला बदली को लेकर दोनों देश आपस में एग्रीमेंट करने को राजी हो जाते हैं। अब ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट को बांग्लादेश की जो संसद है वो तो दोनों सदनों से पास कर देती है, लेकिन भारत की संसद जो है इसको पास नहीं करवा पाती, क्योंकि इसको पास करने के लिए भारत के संविधान में संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। तभी किसी राज्य को हम इस तरह से गांव दे सकते हैं। तो संविधान संशोधन की परमिशन भारत के पीएम को नहीं मिली, यानी कि संसद द्वारा इसकी परमिशन भारतीय पीएम को नहीं दी गई, जिसके कारण ये क्या नहीं हो सका, पास नहीं हो सका। अब समय आता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, यानी कि 2011 का। 2011 के समय में पीएम मनमोहन सिंह भी जो बांग्लादेश है इसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि शेख हसीना के साथ। शेख हसीना के साथ एग्रीमेंट में 2770.038 777.038 एकड़ जमीन, ये इतनी एकड़ जमीन जो है वो भारत को मिलेगी। ठीक है, और बांग्लादेश को देनी हुई थी कितनी एकड़ जमीन, 2267, यानी कि 2267.682। तो फायदा किसका था, फायदा था भारत का, यानी कि भारत के पास कितनी थी, 2777, और जबकि बांग्लादेश को मिलनी थी 2267। ठीक है, ये समझौता हुआ था बांग्लादेश के पीएम
शेख हसीना और भारत के पीएम मनमोहन सिंह के बीच में 2011 के बीच में। लेकिन उस समय बीजेपी यानी कि जो आज की रूलिंग पार्टी है वो टीएमसी और असम सरकार इसका विरोध करने लग जाती कि हम इसको लेकर राजी नहीं हैं, हम ये नहीं मानेंगे। इस तरह का विरोध देश में होने लग जाता है। अब ये तो पास नहीं हो पाया, मनमोहन सिंह वाला जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हो पाया, इंदिरा गांधी वाला भी प्रस्ताव नहीं हो पाया। अब देखिए 2014 में जब गवर्नमेंट बदलती है लेकिन मुद्दा तो वही था, मुद्दा नहीं बदलता है। वापस से बांग्लादेश और इंडिया को लेकर जमीन की अदली बदली को लेकर विवाद चलता रहता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना के साथ एग्रीमेंट करते हैं और 100वां संविधान संशोधन लेके आते हैं। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत एक बिल लेके आया जाता है संसद में जिसका नाम होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट यानी कि LBA। कब आता है ये? 2015 में। ठीक है। अब 6 मई 2015 ये राज्यसभा 6 मई को राज्यसभा और 7 मई को ये लोकसभा से पास हो जाता है। ठीक है। यानी कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा एक बिल लाया जाता है नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। और इसको दोनों सदनों से पास करवा लिया जाता है। बाद में 6 जून का महीना आता है, 6 जून 2015। जून के महीने में 2015 से ये समझौता लागू हो जाता है। ठीक है। और इस समझौते में कहा जाता है कि भारत को मिलेंगे 51 गांव और बांग्लादेश को मिलेंगे 111 गांव। ये देखिए, भारत को मिलेंगे 51 गांव और बांग्लादेश को मिलेंगे 111 गांव। अब आप देख सकते हैं कि किसको घाटा हुआ है और किसको फायदा हुआ है। अब जब इस समझौते में जो जमीन दी गई थी वो जमीन भी देख लेते कितनी एकड़ किसको मिली थी। भारत को जो जमीन मिली थी यानी कि 51 गांव में 7110 एकड़ जमीन ये भारत को मिली थी। 51 गांव के तहत इतनी जमीन भारत को मिली। अब बांग्लादेश को जो जमीन मिली थी वो मिली थी 17,160 एकड़। 17,000 7,000। आप फर्क देख सकते हैं कि किसको फायदा है और किसको नुकसान है। ठीक है। इसको 111 गांव मिले हैं और भारत को मिले हैं 51 गांव। ये जो एग्रीमेंट है ये लागू होता है आधी रात को। आपको पता ही है जो कि सरकार है वो ज्यादातर फैसले आधी रात को ही लागू करती है। तो ये फैसला जो है वो 31 जुलाई 2015 आधी रात से लागू हो जाता है। ठीक है। और 1 अगस्त 2015 को यह संविधान संशोधन करवा लिया जाता है और भारत को 7,000 एकड़ जमीन मिलती है जबकि जो बांग्लादेश है उसको 17,000 एकड़ जमीन दी जाती है। और इसमें नुकसान जो हुआ है भारत को वो हुआ है 10,000 एकड़ जमीन का, यानी कि 10,000 एकड़ जमीन हमने बांग्लादेश को फ्री में दे दी है। तो ये था कच्चाथीऊ और बांग्लादेश का जमीन विवाद कि किस तरह से भारत की पीएम इंदिरा गांधी और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के साथ किस तरह से जो विवाद चल रहे थे उनका निपटारा किया है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों विवाद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।